नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और टेरर फंडिंग की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने स्पष्ट किया है कि पहलगांव हमले जैसी आतंकी घटनाएं बिना वित्तीय सहायता और आतंकवादी नेटवर्क में बिना फंडिंग के संभव नहीं होती। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्लोबल टेरर फंडिंग की निगरानी करने वाला प्रमुख संगठन है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली बार वैश्विक संस्था ने सीधे तौर पर भारत में हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया है, जो पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के नेटवर्क की भूमिका की ओर इशारा करता है, भारत के दावों की पुष्टि करता है। इसलिए मुद्दा आपका में पाकिस्तान और टेरर फंडिंग के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुरजीत जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे पथिकृत पायने जी से, जो सीनियर रिसर्च फेलो हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन में। पथिकृत जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत गुरजीत जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। FATF ने पहलगांव हमले जैसी आतंकी घटनाएं बिना वित्तीय सहायता और आतंकवादी नेटवर्क के फंडिंग के बिना संभव नहीं होती, एक महत्वपूर्ण बयान दिया। सीधे सीधे इशारा पाकिस्तान और उसके आतंकवादी संगठनों की ओर है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? धन्यवाद। ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है FATF के हेड का जी, जो मेक्सिको की सदस्य है जी, उनकी जो स्टेटमेंट है जिसका टाइटल है स्ट्रेंथनिंग एफर्ट्स टू कॉम्बैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग, में कहा गया है कि जो टेररिज्म के अटैक होते हैं वो दहशत फैलाते हैं दुनिया भर में जी, और FATF ने बड़ी गंभीरता से उनकी तरफ देखा है और जो बहुत जालिम एक टेररिस्ट अटैक पहलगाम में हुआ 22 अप्रैल को जी, वो और वैसे और अटैक बिना पैसे के और बिना उस पैसे के मूवमेंट के संभव नहीं हो सकते थे। तो ये एक नई कार्रवाई है जो FATF अब देख रहा है, क्योंकि उसमें अब यही पता चल रहा है कि जो टेरिटरीज के ऊपर उन्होंने निगरानी रखी हुई है, जैसे कि पाकिस्तान पे रखी है। आपको याद होगा कि 2022 में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बचा लिया गया था जी। तो अब लेकिन तब से पाकिस्तान वो जुरिस्डिक्शन है जिसके ऊपर कड़ी नजर रखी गई है। लेकिन अब जो हमला हुआ है वो केवल पाकिस्तान ही नहीं, बट जो टेररिस्ट सपोर्ट के फाइनेंसेस हैं और उनके जो आने जाने के जो मनी लॉन्ड्रिंग और मनी मूवमेंट है उसके ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि अब पता चल रहा है कि उनके बिना ये टेररिस्ट अटैक हो ही नहीं सकते थे जी। तो इसलिए अब कोशिश यह होगी कि जो FATF का एशिया पैसिफिक ग्रुप है वो मेरे ख्याल 25 अगस्त को मिलेगा, तो उसमें भारत पूरी कोशिश करेगा कि अपना बयान और अपना डोजियर प्रेजेंट करे कि पाकिस्तान के ऊपर कड़ी नजर रखी जाए और उसको वापस ग्रे लिस्ट में लाया जाए। लेकिन वो तभी संभव होगा जब अक्टूबर की जो पूरी FATF की मीटिंग होती है उसमें उसका अप्रूवल हो। अब ये याद रखा जाए कि जो APG है, एशिया पैसिफिक ग्रुप, उसमें भारत भी, पाकिस्तान भी और कई देश हैं, लेकिन जो मेन FATF है उसमें पाकिस्तान नहीं है, भारत है। तो इसमें थोड़ी भारत को आगे अपनी कूटनीति से एक पक्का केस और दृढ़ केस बनाना चाहिए कि पाकिस्तान इस बारी इस शिकंजे से बच नहीं पाए। जी बिल्कुल पथिकृत जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि FATF का जो बयान है पाकिस्तान और उसके आतंकवादी संगठनों की नेटवर्किंग को लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर से पहलगांव में जिस प्रकार से पाकिस्तान की भूमिका उभर के सामने आई है, उसके आतंकवादी संगठनों की भूमिका सामने उभर के आई है। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की कैसे बढ़ सकती है मुश्किलें? सबसे पहले मनोज जी, आपको और हमारे जो पूर्व एम्बेसडर गुरजीत सिंह जी को मेरा प्रणाम।
देखिए, दो चीज है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो एक स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इससे उम्मीद बढ़ती है कि कोई एक्शन ली जाएगी। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, वो हम देखेंगे। मतलब जी हमेशा से जाहिर है कि हम तो ऑप्टिमिस्टिकली यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छे एक्शंस हो, कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन अभी तक अगर आपने जो देखा है उससे उम्मीद तो ज्यादा जागते नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एफएटीएफ को पता नहीं है कि पाकिस्तान क्या है और अचानक से उनको पता चला। और यहाँ पे दूसरी चीज है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो वाइस चेयर ऑफ एंटी टेररिज्म कमेटी उसको पाकिस्तान को बनाया जाएगा और पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शंस कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, और उसके साथ साथ एफएटीएफ के ग्रे लिस्टिंग में भी उसको डाला जाएगा। तो और जब ये कार्रवाई इंडिया कर रहा था, एंटी टेरर कह सकते हैं कि एंटी टेरर ऑपरेशंस जब वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के खिलाफ किया, जिसके वजह से पाकिस्तान ने फिर एक पलटवार करने की कोशिश की, और जाहिर था कि वो पाकिस्तान जो है टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए ये जंग छेड़ने की कोशिश कर रहा है। उसी टाइम आईएमएफ ने $1 बिलियन का लोन सैंक्शन कर दिया। तो कोई भी ये तो कह सकता है कि ये टेक्निकल इश्यूज है, वो पहले से सैंक्शन हो चुका था, देना ही था। बट अगर आप रवैया की बात करें, जो एफएटीएफ के जो मुख्य जितने देश है वो वही देश है जो G7 के हिस्से है, ज्यादातर वेस्टर्न पश्चिमी देश है। क्या उनका रवैया स्ट्रांग है पाकिस्तान को कड़ी सजा देने की? ये इसकी उम्मीद नहीं जाग रही है। बात यह है कि इंडिया एक उभरता हुआ देश है, पावर है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 27 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है इस देश ने, वो आत्मनिर्भर बन रहा है। कहीं ना कहीं ये तो जाहिर है कुछ देश, कुछ संस्थाएं, कुछ लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का इस्तेमाल की जाए इंडिया को कंटेन करने के लिए, थोड़ा रोक कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें डालने के लिए इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें। तो एफएटीएफ क्या करेगा, ये एक वेट एंड वॉच पॉलिसी है। लेकिन सारे संस्था को मिला के अगर आप देखेंगे, ये जितने सारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लगता नहीं कि ये बहुत ज्यादा सख्त कोई कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करने के मूड में है। जी बिल्कुल, मैं इस पे और भी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन गुरजीत जी मैं आपसे समझना चाहता हूं पाकिस्तान की जो समांतर आतंकी अर्थव्यवस्था है जिसमें नशीले पदार्थ, दान और फेक करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, इसको नेटवर्क को आप कैसे देखते हैं? कितना खतरनाक ये नेटवर्क है पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों, सेना और पाकिस्तानी सरकार का? ये बहुत ही खतरनाक नेटवर्क है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने ये जो तत्व हैं जो ड्रग्स में या मनी लॉन्ड्रिंग में या वेपन्स में अपना हाथ दिखाते हैं, उनका इस्तेमाल किया है अपनी नीतियों के लिए, तो अपने मुकद्दर के लिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो सब जो एक नेक्सस है वो तोड़ा जाए। लेकिन जैसे हमारे मित्र पाइन जी ने बताया, इतना आसान नहीं होता। लेकिन उनसे मैं सहमत नहीं हूं कि क्योंकि पाकिस्तान सुरक्षा काउंसिल की वाइस चेयरमैन उस कमेटी का है, उसका यह मतलब नहीं है कि उसको एक पास मिल जाता है एफएटीएफ से। इनफैक्ट क्योंकि उसको आईएमएफ का लोन मिला है, इस वजह से जिन कंट्रीज को आईएमएफ के लोन मिलते हैं उन पे निगरानी दुगनी हो जाती है जी। तो ये एक एफएटीएफ का रोल है। और जो ग्रे लिस्ट है वो हमको ब्लैक लिस्ट से अलग देखना चाहिए। ब्लैक लिस्ट पे इस समय म्यांमार, ईरान और नॉर्थ कोरिया है, तो उस लेवल पे हम नहीं जा रहे। जो ग्रे लिस्ट है उस पे तो शक वाले दायरे में 30 से ऊपर देश है, साउथ अफ्रीका भी है, मोनाको भी है। तो इसमें जो निगरानी एफएटीएफ की होती ग्रे लिस्ट पे, वो टाइट होती है। जो अभी तक तो सिर्फ स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन और वॉच पे है पाकिस्तान। तो उस पे अगर हम अपने पत्ते ठीक खेलें और जो देश एफएटीएफ पे हैं उनके साथ अपनी कूटनीति लगाएं, तो आप इसका जो ग्रे लिस्ट है हासिल कर सकते हो। लेकिन फिर भी दिक्कत यह है कि एपीजी में और मेन एफटीएफ में भी चीन है, और चीन हमेशा पाकिस्तान को बचाता है। ये हमेशा एक प्रॉब्लम रही है जी। लेकिन अगर पॉलिटिकल बेस पे हम करें तो हमें भी थोड़ी लीवरेज करनी चाहिए बाकी देशों के साथ कि आप लोगों को भी हानि हो रही है। जो ये पाकिस्तान की ड्रग रनिंग है या इलीगल माइग्रेशन है
या टेररिज्म है, ये यूरोप के कई देशों में भी फैला हुआ है और पाकिस्तानी सरकार और खासकर फौज का हाथ उसमें नजर आता है। तो हमें ये एक सिर्फ शेम नहीं करना है, ये प्रूफ करना है। तो ये जिस हद से आपकी तकड़ी प्रूफ की तरह बदल जाएगी, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट के दायरे में आ जाएगा। जी प्रतीक रथ जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो पाकिस्तान को लोन देती हैं, जो मदद देती हैं आर्थिक प्रकार की, क्या उनको ये बात नहीं पता है कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकवादी संगठनों को पालता पोसता है? अभी हाल ही की बात है, पहलगाम के बाद जब भारतीय सेनाओं ने कार्रवाई की आतंकवादी अड्डों पर, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग उस वक्त मारे गए। भारतीय सेना ने 14 लोगों को मार गिराया, उसमें मारे तो 100 से ज्यादा लोग गए हैं। और पाकिस्तानी सरकार खुलेआम कह रही है कि 1-1 करोड़ रुपए वो देगी, 14 करोड़ रुपए मसूद अजहर को दिए जाएंगे। मसूद अजहर किस तरह का आतंकवादी है दुनिया जानती है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, और इसी वजह से ये जो दोगलेपन है पश्चिमी देशों का वो जाहिर होता है। और मैं सहमत हूं एम्बेसडर सर से, ऐसा नहीं है कि UNSC का वाइस चेयरमैन हो जाए तो उनको FATF ग्रे लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। बट एट द सेम टाइम, एक टाइम पाकिस्तान जो था FATF के ग्रे लिस्ट में था, लेकिन FATF के ग्रे लिस्ट के रहने के बावजूद उनको वहां से हटाया गया। तो ऐसा कौन सा बड़ा काम पाकिस्तान ने किया जिस वजह से उसको हटाया गया था? और अगर हटाने के बाद इतना बड़ा एक इतने बड़े आतंकवादी हमले की अगर उसके पीछे वो जिम्मेदार है, तो फिर वो क्या FATF का जो संस्था है वो भी खुद भी जिम्मेदारी लेंगे कि हमने गलती किया, इसको FATF की ग्रे लिस्टिंग से निकाल के इसको तो ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए? तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि टोकेनिज्म जिसको कहते हैं, कि बोलने के लिए वो कुछ चीजें बोलेंगे कि नहीं पाकिस्तान गलत कर रहा है, इंडिया सही है। और मैं इंडिया की जो डिप्लोमेसी है जी, इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उसको बहुत रेस्पेक्ट करता हूं जी। और लेकिन ये भी सही है कि पश्चिमी देश है, वो बोलते कुछ है करते कुछ और है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा कुछ भी पाकिस्तान ने नहीं किया था जिस वजह से उसको FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला गया था। अगर आप सारे ऑर्गेनाइजेशंस को एक जिसको कहते हैं एक पैनोरामिक व्यू लेंगे ना, क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेन स्पॉन्सर्स है, जब ये संस्थाएं बनाई गई थी, किन लोगों ने मुहिम चलाई थी बनाने की, पोस्ट 1945 के जितने संस्था बने थे, इसमें जाहिर है पश्चिमी देशों का जो इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो मैं पश्चिम के खिलाफ नहीं, लेकिन आप उनके रवैया देखेंगे, आज तक यूनाइटेड नेशन ने टेररिज्म को डिफाइन ही नहीं किया। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कौन से टेररिज्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे? उनके लिए नॉर्थ कोरिया ब्लैकलिस्ट में रह सकता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं। तो इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काफी बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कहा है कि आप टेररिज्म को डिफाइन कीजिए। और क्योंकि टेररिज्म को डिफाइन नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया, इन लोगों ने नहीं किया है, तो आप देखेंगे जिस जोलानी का नाम अल नुसरा और ISIS के साथ जुड़ा जाता था, जिसके ऊपर $10 मिलियन का एक रिवॉर्ड था, वो आज सीरिया का प्रेसिडेंट है और डोनाल्ड ट्रंप जाके उनसे हाथ मिलाता है। तो ये रियलिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उम्मीद छोड़नी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं इन संस्थाओं से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि निकल जाना चाहिए इन संस्थाओं से, बट रियलिटी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं करना जो हम बोल रहे हैं, और इस रियलिटी को लेकर हमें आगे बढ़ के हमें जो जरूरी लगे हमें वो करना चाहिए। जी, जाहिर सी बात है, आतंकवाद के मुद्दे पर पश्चिमी देशों का जो दोगलापन है उसको लेकर भी अक्सर सवाल उठते हैं। गुरजीत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है क्रिप्टो करेंसी का पाकिस्तान हब बन जाए, और पश्चिम के कुछ देश उसके साथ मिली भगत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आतंकवाद और क्रिप्टो करेंसी का संदर्भ, इसको लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? जहां भी क्रिप्टो करेंसी का भाव ज्यादा है जी, वहां पर हमेशा मनी लॉन्ड्रिंग और जो इलीगल फाइनेंसिंग है वो जाहिर है होता है। और पाकिस्तान तो टेररिज्म सपोर्ट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह अक्सर करता है। तो वे क्रिप्टो करेंसी, जैसे आपने कहा, वो जरिया एक नया बना रहा है कि ये काम आसान हो जाए। और जैसे पायन जी ने कहा कि जो कई दुनिया के देश हैं वो टेररिज्म को एक स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल नजर से देखते हैं, प्योरली टेररिज्म की तरफ से नहीं देखते हैं। तो इसलिए हमारी कूटनीति को चैलेंज मिलता है। अब ये देखिए कि 2022 में पाकिस्तान जब FATF ग्रे लिस्ट से निकल आया,
उस समय हमारी भारत की सुरक्षा परिषद की संसदता अभी खत्म हो रही थी। जी। हम तो उस पोजीशन में ही थे, और ये था पुलवामा के 3 साल बाद। तो इतना जल्दी लोग भूल गए कि ये भी होता है। तो हमारा काम मुश्किल हो जाता है बार बार एफएटीएफ के रूल के मुताबिक। तो ये आप एक बात समझ लीजिए कि एफएटीएफ एक तरह का कोर्ट है जहां पर एक तरह का लॉ चलता है, लेकिन उस लॉ के ऊपर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक प्रेशर बहुत होते हैं। तो हमारा काम रहता है एक पक्का मुद्दा उस लॉ के अंडर बनाना कि बाकी लोग उससे बच ना पाए, लेकिन फिर वो पॉलिटिकल वीटो डालते हैं। और दूसरी बात रही कि जो सुरक्षा परिषद की ये एंटी टेररिज्म बॉडीज हैं, ये केवल आईएसआईएस और अलकायदा और तालिबान के विरुद्ध है। जो जम्मू एंड कश्मीर या पाकिस्तान के मुद्दे पे टेररिस्ट है वो इनकी नजर में नहीं है। हमें बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है एक एक आदमी को टेररिस्ट लिस्ट करने में, और तब वो भी कहना पड़ता है कि वो आपके हित के अगेंस्ट है, ये नहीं कि भारत के हित के अगेंस्ट है। तो ये एक बड़ी टाइट रोप वॉक है। लेकिन पहले भी पाकिस्तान 2-3 बारी एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में आ चुका है। हमको यही जंग जारी रखनी है, और ये एक हमारी कूटनीति का हिस्सा है कि पाकिस्तान पे अब दबाव बढ़ाया जाए। और क्योंकि उनको आईएमएफ लोन मिला है तो उनके ऊपर जो नजर होती है वो ज्यादा तेज हो जाती है, उसका हमें फायदा उठाना है। जी पथिकृत जी, एक इतिहास पाकिस्तान का और भी रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान ने किस तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया, किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल किया गया, ये आप जानते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के मामले में जो पाकिस्तान की पीछे से रणनीति रही है, कई बार इसका खुलासा हुआ है। नोटबंदी ने कमर तोड़ी है आतंकवाद की, आतंकवादियों की, अलगाववादियों की। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, जो नेक्सस है, जो नेटवर्क है? देखिए, आपने सही कहा कि डिमोनेटाइजेशन जब इंडिया में हुआ था उसका बहुत बड़ा असर पड़ा था पाकिस्तान के ऊपर। दूसरी चीज है, जैसे एम्बेसडर सर ने कहा, क्रिप्टो करेंसी का एक मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के साथ एक बहुत बड़ा, और नार्को टेररिज्म के साथ बहुत बड़ा लिंक है। इसी वजह से बहुत सारे सेंट्रल बैंक जो कर रहा है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस कर रहा है ताकि क्रिप्टो करेंसी से लोग हट जाए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का कोई रेगुलेशन नहीं है। लेकिन जहां पे आप देखेंगे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद उस क्रिप्टो करेंसी ट्रेड जो एक अलायंस हुआ या कोई एक एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान के साथ, जहां उनके कंपनीज का नाम आ रहा है, तो फिर आप जाहिर है आप समझ सकते हो कि मतलब किस परिस्थिति में दुनिया चल रहा है। दूसरी चीज है, एम्बेसडर सर ने एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने कहा कि तालिबान सैंक्शंस कमेटी है, अलकायदा सैंक्शंस कमेटी है, लेकिन क्या लश्कर तैयबा के ऊपर कोई सैंक्शंस कमेटी है? क्या जैश मोहम्मद के ऊपर कोई सैंक्शंस कमेटी है? क्या टेररिज्म ऑन इंडिया के ऊपर सैंक्शंस कमेटी है? नहीं है। मतलब वेस्टर्न पश्चिमी देशों के लिए टेररिज्म, उसी को टेररिज्म माना जाता है। वॉर ऑन टेरर जो है उसी को वॉर ऑन टेरर माना जाता है, जहां पे वो उनके कोई एसेट या उनके देशों में हमला होता है। जब हमला हमारे ऊपर होता है उतना उनको वो लोग तवज्जो देते नहीं है। ये रियलिटी है, और इसलिए नहीं देते हैं, पहले नहीं देते थे क्योंकि हमारे जैसे डेवलपिंग देशों को पहले देश नहीं मानते थे। आज इसलिए नहीं देते क्योंकि हम लोग उभर के इतने आत्मनिर्भर बन रहे हैं, ये उनके लिए एक सरदर्द बन रहा है। दूसरी चीज है, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आपको जो करना है आप इनके साथ नेगोशिएट करिए, इनको जाके डिप्लोमेटिक अप्रोच करिए, वो करना है। लेकिन जब जब जरूरत पड़े एक ऑपरेशन सिंदूर भी आपको करना पड़ेगा, एक बालाकोट जैसा स्ट्राइक भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट के जो देश है, पश्चिमी देश है, ये सुधरने वाले हैं नहीं। ये टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट यूज करता है। मैं अंत में ये कहना चाहता हूं, आप एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में भी डाल दोगे तब भी उनके पास पैरेलली पैसा आता रहेगा। जैसे नॉन स्टेट एक्टर, जैसे लश्कर तैयबा पाकिस्तान के लिए नॉन स्टेट एक्टर है, इसी तरह पश्चिमी देशों के लिए पाकिस्तान एक नॉन स्टेट एक्टर है, जिसका कभी कभी इस्तेमाल ये लोग करते हैं। तो ये चलता रहेगा जब तक इंडिया $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन जाएगा, तब तक ये चलता रहेगा। उसके बाद वी विल बी टू बिग टू बी डिस्टर्ब्ड, तब वो बंद होगा। तो हम सही डायरेक्शन में इंडिया जा रहा है, क्योंकि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए रुकावटें डालने की कोशिश की जाएगी। इसी वजह से आप देखेंगे पाकिस्तान हारने के बावजूद भी, पाकिस्तान टेररिज्म करने के बावजूद भी, कहीं ना कहीं से पश्चिम से सॉफ्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सपोर्ट उसको मिलता रहेगा ताकि वो डूबे ना।
बैक टू यू। जी गुरजीत जी, दुनिया की जो स्थिति है वो आपके भी सामने है। सब लोग देख रहे हैं किस प्रकार से पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष रूप से चीन का और तमाम देशों का समर्थन मिलता है, जबकि आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान बना हुआ है, ये भी सब जानते हैं। ऐसी स्थिति में जब आर्थिक मंचों से पाकिस्तान की आलोचना भी हो रही है, उसको मदद भी दी जाती है, मैं आपसे सीधे सीधे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप पूर्व एम्बेसडर हैं देश के, भारत सरकार को आगे किस दिशा में आगे बढ़ना होगा जिससे पाकिस्तान की कमर टूटे आर्थिक दृष्टि से? धन्यवाद। पायन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम एक रूल्स ऑफ द गेम को फॉलो करना चाह रहे हैं, चाहे सुरक्षा परिषद हो, चाहे एफएटीएफ हो, लेकिन जो बाकी देश हैं वो उस रूल्स को बदल नहीं सकते, लेकिन अपना स्ट्रेटेजिक वीटो डाल देते हैं। जी, इस वजह से भारत की जो कई बारी कोशिश होती है वो नाकाम हो जाती है, और कई बारी कोशिश पूरी सफल भी हो जाए लेकिन उसके नतीजे नहीं आते। आप तो देखिए पाकिस्तान कितनी बारी ग्रे लिस्ट में रह चुका है, लेकिन आज तक वहां पर, जैसे इन्होंने कहा, नार्को टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग सब होता है। तो जो उसके यूजर्स है उनके ऊपर पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं ले रहा है, और ये सब बाकी जानते हैं, लेकिन उसको नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को एक पोजीशन में डाल देता है कि ये उनका एक काम का गमला है, कि ये गमले को सब इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये गमले को इस्तेमाल करने के लिए सब जो है गार्डनर, माली लगे रहते हैं, लेकिन हम एक गमला नहीं है, हम तो बहुत बड़ा बगीचा है जी। तो इस बगीचे को संभालने वाला कोई नहीं है, इसको संभालने वाले सिर्फ हम हैं, केवल हम हैं। और जैसे पायन जी ने कहा, जब हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे तो हम इतने बड़े हो जाएंगे कि ये पिन प्रिक्स हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखेंगे। लेकिन उस जर्नी में ये सारे देश जो भारत की प्रशंसा भी करते हैं जी, वो कोशिश ये भी करते हैं कि आपको भागते भागते अंगड़ाई लगा दें कि आप ट्रिप कर जाएं। तो ये हमें ध्यान रखते हुए अपनी कूटनीति संभालनी है। जहां जहां हम कर सकते हैं, हम पाकिस्तान को, चीन को, अपने दूसरे देशों को ग्लोबल साउथ के जरिए आगे बढ़ाएं, और कोशिश करते रहे कि हमारी जो विकसित भारत की एक सोच है वो उसमें कोई अड़चन नहीं आए। जी बिल्कुल, भारत की विकसित भारत की सोच है, और भारत सरकार ने पाकिस्तान की घेराबंदी के लिए कई कूटनीतिक पहल भी की हैं, कदम भी उठाए हैं। पथिकृत जी, एक मेरा सवाल आपसे है चंदे को लेकर। सब जानते हैं पाकिस्तान में लश्कर तौबा हो, जैसे मोहम्मद हो, इस प्रकार के आतंकवादी संगठन सरेआम चंदा उगाही करते हैं इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर, और आतंक फैलाते हैं। ये क्या नेक्सस है, ये क्या नेटवर्क है? नहीं, देखिए, ये पूरे के पूरे जो चंदा कलेक्शन होता है, हर एक शहर में उनके ऐसे कैंप बिठाए जाते हैं ताकि आम लोग कंट्रीब्यूट करें। ये ओपन है, और ये क्योंकि ज्यादातर टाइम क्या होता है ना, एफएटीएफ जो सैंक्शंस लगाते हैं वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से लगाते हैं। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंकिंग नेटवर्क, उनके तो हवाला एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो फॉर्मल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बाहर काम करते हैं। तो बात यह है कि और जहां पे क्रिप्टो करेंसी की जरूरत होती है, तो बात मोटी तौर पे यही है कि देखिए पाकिस्तान क्या करता है, क्या क्या कर रहा है, उनका मनसा क्या है, ये सबको पता है, और पता होने के बावजूद वो कुछ नहीं करेगा। और पाकिस्तान में ये कहना कि देखिए, मैं बहुत बार ये सुनता हूं कि पाकिस्तान के आम लोगों का कोई लेना देना नहीं है जो टेररिज्म हो रहा है। हाँ, कोई भी अगर लड़ाई हो, सिविलियंस को अलग रखना चाहिए, उनको ऊपर बमबारी इंडिया ने कभी नहीं किया, हालांकि पाकिस्तान करता है। लेकिन रियलिटी है, देखिए, पाकिस्तान में हर एक इंसान को इस लेवल का ब्रेन वॉशिंग होता है कि वो जब कहीं पे जाते हैं, वो कैंप देखते हैं जहां पे चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, वो जिहाद के नाम पे, वो कश्मीर के नाम पे, कश्मीर में जिहाद फैलाने के नाम पे वो हर कोई कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो उनके एक्टर्स हो, चाहे कोई भी हो। उनको लगता है ये सही काम है, उनको लगता है। तो ये बहुत बड़े पैमाने में फंड कलेक्शन उनका होता है। उस फंड कलेक्शन को एक एनजीओ के नाम पे, जैसे जैश ए मोहम्मद एक एनजीओ चलाता है जिसका नाम है फलाह इंसानियत फाउंडेशन, लश्कर तैयबा, सॉरी, फलाह इंसानियत फाउंडेशन, उसके नाम पे चला के वो एनजीओ की तरह काम करता है। तो ये सब पता है। एफएटीएफ का जो स्टेटमेंट आया वो वेलकम करते हैं हम लोग, लेकिन उसके बाद क्या? वो बोलेंगे नहीं, इनको ब्लैक ग्रे लिस्ट में डाल देंगे। क्या ग्रे लिस्ट में डालने से टेररिज्म खत्म हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है
तो फिर आपकी कमी है कहीं पे। और वो क्या उसके ऊपर एफएटीएफ काम करेगा? फिर वो हाथ उठा के बोलेगा ये मेरी बस की बात नहीं है, आप किसी और से बात कीजिए। तब जाके आपको पता चलेगा ये जितने सारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो एफएटीएफ हो जो ओईसीडी के नीचे काम करता है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, या बहुत सारे और, या फिर यूनाइटेड नेशन, इनके ऊपर एक इंस्ट्रक्शन आते हैं और उस इंस्ट्रक्शन के तहत वो काम करते हैं। और वो अगर कहीं पे अगर किसी दिन वो इंस्ट्रक्शन आ जाए कि पाकिस्तान को पूरा जरूरत नहीं है, जो करना है करो, आप देखेंगे यही जितने संस्था है तुरंत काम कर देंगे, उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा, सारे लोन बंद कर देंगे। यही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में, लास्ट में मनोज जी ये कहना चाहता हूं, जब श्रीलंका में बैंकरप्सी हो गया था, खाने के लिए लोग मारपीट करने में उतर आए थे, तब यही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने एक चवन्नी नहीं दी थी और इंडिया ने उस टाइम सपोर्ट किया था। तो लेकिन वही पाकिस्तान लड़ाई के बीच में जो वॉर ऑन टेरर इंडिया का चल रहा था, उछल उछल के कूद के जाके $1 बिलियन दिया। उनको पता है कि $1 बिलियन कहां इस्तेमाल होगा, उनको पता है यहां से ही पैसा दिया जाएगा उन टेरर हेड्स को उन कॉम्पेंसेशन के नौबत, या फिर इसी वजह से दिया गया ताकि उसका इस्तेमाल यहां पे हो जाए। तो यहां पे ना मतलब इस हमाम में सब नंगे हैं जिसको कहते हैं, सॉरी बट मतलब मैं किसी और तरीके से नहीं कहना चाहता था, लेकिन ये रियलिटी है कि सबको पता है हो क्या रहा है, लेकिन वो इंडिया को कंटेन करने की कोशिश करेंगे और हमको इस पर लेकर ही चलना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पश्चिम के साथ सारा नाता तोड़ दोगे, क्योंकि आपको ट्रेड भी करना होता है। तो ये रियलिटी है और इसी वजह से रियलिज्म में डिप्लोमेसी की भी जरूरत है, कभी कभी मिलिट्री ऑपरेशंस की भी जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है जागरूकता। लोगों को समझना चाहिए कि अगर ये हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सरकार फेल कर रहा है, ये हो रहा है क्योंकि सरकार तरक्की करवा रहा है देश। जी, जाहिर सी बात है पाकिस्तान का जो टेरर फंडिंग का संबंध है, जो नेक्सस है पाकिस्तान और उसके आतंकवादी संगठनों का, जो टेरर फंडिंग का नेटवर्क है, उसको दुनिया समझ भी रही है, मान भी रही है और भारत अपनी कूटनीति के जरिए इस मुद्दे को दुनिया में वैश्विक स्तर पर दूसरे देशों के सामने रख भी रहा है। गुरजीत जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। पथिकृत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।